हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। नर्स क्या कर रही है? एक क्लाइंट की बच्चे की केयर कर रही है। उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। Which of the following most accurately describe the expected side effect associated with the first dose of मुरोमोनब CD3? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि रीनल ट्रांसप्लांट यहाँ पे एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है बच्चे में, और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन क्या किया गया है? मुरोमोनब CD3 को यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन किया गया है ताकि वो बचाए उसको। तो कौन सा यहाँ पे फर्स्ट डोज से आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है बच्चे में, जो कि एक प्रकार का एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है कि हाँ ये तो इस ड्रग से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा बच्चे में, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। ऑप्शंस है अपने पास में: फीवर विद चिल्स, चेस्ट टाइटनेस, कफ हाइपरकैलेमिया, फोटोसेंसिटिविटी, जीआई अपसेट, या फिर यूरिनरी रिटेंशन, डिक्रीज्ड एपेटाइट। क्या रहेगा आंसर इस एमसीक्यू में? तो देखिए, ये जो ड्रग यहाँ पे काम में ली जा रही है, तो इससे आप एक एमसीक्यू बना सकते हो कि एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में जो आप मेन जो ड्रग क्लिनिकली प्रोवाइड की जाती है उसका नाम क्या है? म्यूरोमोनाब। ओके, अब CD3 क्या क्या है? ये टी सेल के ऊपर क्या है? रिसेप्टर रहता है CD3, उसके ऊपर जाके अपना एक्शन करती है, तो इसलिए इसका नाम बताया गया है म्यूरोमोनाब CD3। ठीक है, कुछ ब्रांड्स नेम में केवल आपको म्यूरोमोनाब भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको फिजिकली आप इस ड्रग को देखो तो देखिए, जब कभी भी अपन इस प्रकार की ड्रग को लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये ड्रग है किस प्रकार की? तो देख लीजिए, एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को ये प्रिवेंट कर रही है, तो आप ये एक बात को समझ गए होंगे कि इसका एक्शन क्या हो जाता है इम्यूनो सप्रेसेंट का। इम्यूनो सप्रेसेंट एक्शन है इसका। और देखिए, प्रिवेंट करती है किससे? एक्यूट रिजेक्शन से। किस प्रकार की ड्रग है? तो इसका टाइप की अगर पूछ लें तो ये क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इस ड्रग में क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो टारगेट किसको करती है? CD3 रिसेप्टर को। किसके ऊपर होता है CD3 रिसेप्टर? टी सेल के ऊपर। ठीक है, तो मेनली एक्शन ये किसके लिए करती है? जो CD3 रिसेप्टर है, टी सेल है, टी सेल की सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। इसके खिलाफ यहाँ पे क्या की एक्शन करती है और रिजेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। अब इसका यहाँ पे क्या साइन इफेक्ट देखने को मिलेगा जो एक्सपेक्टेड रहेगा बच्चे में? यहाँ अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ये इसका मोस्ट कॉमन यहाँ पे साइड इफेक्ट, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट तो देखने को मिलता है। फीवर देखने को मिलेगा बच्चे में चिल्स के साथ में, और चेस्ट में टाइटनेस देखने को मिलेगी। अगर ये ऑप्शन में ना मिले, इनके अलावा आपको कुछ और ऑप्शन में मिले, लाइक डायरिया, मसल पेन, या फिर आप कह सकते हो जॉइंट पेन, ये भी इसके एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रकार का आपके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू के अंदर आपकी कैटेगरी के अंदर फिट होता है एमसीक्यू। ठीक है, बाकी कफ हाइपरकैलेमिया, फोटो सेंसिटिविटी, जीआई अपसेट, यूरिनरी रिटेंशन, डिक्रीज हेपेटाइट, ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, किसके लिए पूछा गया है वो भी ध्यान रखना, बच्चे के लिए पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू: द एथिकल प्रिंसिपल विच शोज ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ इज। एथिकल प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो आपको क्या शो करता है? ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, मतलब कि आपको ट्रूथफुल रहना चाहिए, ट्रूथफुल बनना चाहिए। ठीक है, ऑटोनोमी, वेरासिटी,
फिडेलिटी या फिर बेनिफिशियंस? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा, टू टेल द ट्रूथ, ट्रूथफुल बनना, क्या रहेगा अपना आंसर? वेरासिटी। ठीक है, वेरासिटी का मतलब क्या होता है? बीइंग ऑनेस्ट। जब कभी आप इंडिविजुअल के साथ में कोई डील करते हो अपने पेशेंट्स के साथ में, तो आपको ऑनेस्टफुल रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या रहता है? ट्रूथफुलनेस, बीइंग ऑनेस्ट, इसका मतलब वेरासिटी। नेक्स्ट देखिए, एथिकल प्रिंसिपल्स और कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। तो मेनली यहाँ पे 6 एथिकल प्रिंसिपल्स रहते हैं जिससे बार बार एमसीक्यू पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट वन की मैं बात करूँ तो वो कौन सा होता है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन। ठीक है, इंडिविजुअल्स की राइट होता है कि वो अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, मतलब सेंस ऑफ ऑटोनॉमी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एथिकल प्रिंसिपल्स होता है अपना, नर्सिंग के अंदर आप सभी ये सब चीजें पढ़ते हो। ठीक है, तो राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी। सेकेंड वन की मैं बात करता हूँ, वो क्या होता है? बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ डूइंग गुड। ठीक है, हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए बेनिफिशियंस होता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बेनिफिशियंस, अच्छा करना किसी के लिए। थर्ड वन होता है फिडेलिटी। फिडेलिटी का क्या मतलब होता है? लॉयल्टी एंड प्रोमिस टू एन इंडिविजुअल। अपने इंडिविजुअल कौन होता है? पेशेंट होता है, तो उसके लिए आपको लॉयल रहना चाहिए। फोर्थ वन क्या होता है? जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। फिफ्थ वन क्या होता है? नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल एफिशिएंस का मतलब क्या हो गया? कि नेवर डूइंग हार्म, नेवर डूइंग हार्म टू एनी इंडिविजुअल, कि आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे हार्म नहीं पहुंचाना, उसे क्या बोलते हैं? नॉन माल एफिशिएंस टू एनी इंडिविजुअल। फाइव हो गया। और सिक्स वन क्या होता है? वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? टेलिंग द ट्रूथ। तो टोटल 6 एथिकल प्रिंसिपल्स है अपन नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं। एमसीक्यू जिससे बनता है, तो हो सकता है आपके ये एग्जाम प्री एग्जाम के अंदर और केजीएमयू के जो स्टूडेंट है उनके अंदर उस एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसा एमसीक्यू देखने को मिले। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एक्नोलेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज थ्रू द वे ऑफ। ठीक है, एक्नोलेज करना, सराहना करना, एक तरीके से एक्नोलेज करना, उसको मानना। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज थ्रू द वे ऑफ, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक्नोलेज करना कि हाँ उसने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो उसका वे क्या है? किस प्रकार से आप एक्नोलेज कर सकते हो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को? सेल्फ असेसमेंट करके, परफॉर्मेंस अप्राइजल से, रिवार्ड देके, या फिर एप्रिसिएशन से। इस प्रकार से जो है हम परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय का एप्रिसिएशन, एक्नोलेजमेंट कर सकते हैं।
ये भी एमसीक्यू बार बार पूछा रहता है, वन लाइनर के एमसीक्यू के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम भी जब जॉब लग जाएंगे तो हम भी किसी के एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है। तो वहां पे अगर अपना काम हम अच्छे से करेंगे तो हमारा किस प्रकार से एक्नॉलेज करेंगे वो लोग, ठीक है। इंस्टीट्यूट हमारा किस प्रकार से एक्नॉलेज करता है, तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं, एपीआर फॉर्म भरते हैं। उसमें अपन क्या देखते हैं, एम्प्लॉय का क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल हम उनको बना के देते हैं कि हाँ आपने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है उसको, ये इस मेथड से हमें क्या करना होता है कि एक्नॉलेज करना होता है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो देखिए परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, एक पीरियडिक फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है। पीरियडिक फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है। तो इसके अंदर अपन देखते क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं हाउ वेल द पर्सनल हैज परफॉर्म्ड their duties during a specific period of time। इसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई पर्सनल है वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को निभाता है, उसको इसको इवैल्यूएशन को अपन क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ठीक है। और ये एक पीरियडिक होता है, लाइक 6 मंथली ईयरली अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार का फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल। डेफिनेशन देख लेना, कई बार आपको डेफिनेशन देके भी इसके बारे में पूछा सकते ये किसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑन सेल्फ, मतलब खुद का ही यहाँ पे एनालिसिस इवैल्यूएशन करना, ठीक है। ऑन्स एक्शन पे, ऑन ऑन्स एक्शन के वो क्या एक्शन ले पा रहा है, किस प्रकार का एक्शन ले पा रहा है, उसी के एक्शन के आधार पे खुद को वो इवैल्यूएट कर रहा है, वो होता है सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट। रिवॉर्ड के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवॉर्ड देने से क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। मोटिवेट होके फिर अपने और जो वर्किंग एरियाज के अंदर वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो हम उनके लिए रिवॉर्ड देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है सराहना करना, प्राइजिंग करना, प्राइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय, इसको अपन क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन करना, ठीक है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह अगर आपको पूछेंगे तो इस प्रकार के वहाँ पे एमसीक्यू, बेसिक एमसीक्यू रहते हैं, या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एमसेप्ट का यहाँ पे इतना मीनिंग है नहीं, बट वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म्ड एज। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को हम लीगली क्या बोलेंगे, क्राइम, असॉल्ट, माल प्रैक्टिस या फिर स्लैंडर। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को हम क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा उस पे जाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो सारे अपन पढ़ते हैं, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस वगैरह, क्राइम, असोल्ट, माल प्रैक्टिस, स्लैंडर, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलती है आप सभी को, टोर्ट के अंदर, ठीक है। अब ये टोर्ट क्या होता है, इसको भी आपको समझना होगा, तभी आप इसके आंसर पे जा पाओगे। तो टोर्ट से जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा इसके बारे में, लॉ के बारे में। तो देखिए अपने लॉ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन तो होता है उसको अपन बोलते हैं सिविल लॉ। सेकंड वन जो होता है उसको अपन बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ का टाइप क्या होता है, टॉर्ट। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, टॉर्ट इज ए सिविल लॉ। तो मतलब क्या हो गया, कहाँ से आया सिविल लॉ, ये अपना लॉ का ही टाइप होता है।
दो टाइप पढ़ते हैं मेनली, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो टोर्ट किस में आता है? टोर्ट इज ए सिविल लॉ। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होगी जिसको अपन बोलते हैं फेलोनी। तो फेलोनी के अंदर कौन से लॉ के अंदर आता है? क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, जिसके अंदर अपन सीरियस क्राइम करते हैं। ठीक है, किसमें पढ़ते हैं? फेलोनी के अंदर। दूसरा, मिस्ड मैनर, अगर अपने द्वारा या अपने पर किसी प्रकार का सही से मैनर नहीं किया जाता है, लाइक हैरेसमेंट हो जाना, मोलेस्टेशन हो जाना, ठीक है, तो वो सब किस में आता है? वो भी क्रिमिनल लॉ का ही टाइप है। तो वो किस में आप पढ़ोगे? क्रिमिनल लॉ वाले में, लॉ का क्रिमिनल लॉ टॉपिक के अंदर। बट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है टोर्ट। तो टोर्ट किसके अंदर पढ़ते हैं? सिविल लॉ के अंदर। तो सबसे पहला एमसीक्यू इसका यही बनेगा कि टोर्ट क्या है? सिविल लॉ होता है। इट इज ए सिविल लॉ। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? वॉयलेशन ऑफ सिविल लॉ अगेंस्ट क्लाइंट या फिर प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहते हैं? टॉर्ट। मतलब सिविल लॉ का वॉयलेशन होना, उसका खंडन होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? टॉर्ट। अब देखिए, टॉर्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है अनइंटेंशनल, और सेकंड टाइप जो होता है वो होता है इंटेंशनल टॉर्ट। आज कंप्लीट कर लेंगे अपने टॉपिक, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, केजीएमयू के अंदर और नोटसेट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये नर्सिंग फील्ड से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अपन जब प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तब ये चीज़ें काम में आती है। ठीक है, तो देखिए, अनइंटेंशनल लो में लाइक अपना इंटेंशन नहीं है, फिर भी अपने से कुछ गलत हो गया, वो किस में आता है? अनइंटेंशनल में। और इंटेंशनल में अपन ने जानबूझ के कुछ गलतियां की है, उसकी वजह से आपने क्या कर दिया? सिविल लॉ को आपने वॉयलेशन कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका टोर्ट फिर लगता है उसके ऊपर। आपने सुना होगा भाई उस पर टोर्ट लग गया, उससे फलाने नर्सिंग स्टाफ पे टोर्ट लगा, तो वो सब इन्हीं दो कंडीशंस के अंदर लगता है। तो देखिए, अनइंटेंशनल लॉ का भी कुछ टाइप होता है। अनइंटेंशनल के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ते हो? नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंसी होती है, वो किस में देखने को मिलती है? अनइंटेंशनल के अंदर। सेकंड वन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस भी आप किसमें देखोगे? अनइंटेंशनल में। और थर्ड वन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट किसमें देखने को मिलते हैं आपको? अनइंटेंशनल टोर्ट में, क्योंकि अनइंटेंशनली नर्स से ये काम हो जाते हैं। तो देखिए, नेग्लिजेंसी का क्या मतलब होता है? वन लाइन में अगर हम लिखें तो अपन लिख सकते हैं फेलियर टू डू प्रॉपर केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं दे पाना, उसको हम क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंस। और माल प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। कि ये जो नेग्लिजेंसी हुआ ये किसी प्रोफेशनल के द्वारा होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? माल प्रैक्टिस। तो आपका आंसर मिल गया यहाँ पे, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? माल प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं भूलोगे अब कभी भी। अनइंटेंशनल टोर्ट का टाइप होता है, और माल प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। नेक्स्ट देखिए क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी में वो आप सिंपल से समझ सकते हो कि वो पेशेंट को स्टैंडर्ड केयर देने से वो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहा अच्छे से, जो उसकी ड्यूटी है वो कंप्लीटली वो नहीं करता है। ठीक है, तो वो सभी होती है फेलियर, बीच ऑफ ड्यूटी, मतलब अपनी ड्यूटी से दूर भागना। सिंपल वर्ड में अपना समझे तो ड्यूटी से दूर भागना। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फेलियर टू मेंटेन केयर ऑफ पेशेंट, टू मेंटेन पेशेंट केयर। सही से केयर नहीं कर पा रहा वो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपनी ड्यूटी से दूर भाग रहा है, जो उसका काम है, जो उसका
वहाँ पे जॉब लगा है, तो क्या काम करने के लिए लगा है, तो वो काम वो नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। भले वो किसी भी रीजन से कर रहा हो, भले वो अनइंटेंशनली भी उससे ऐसा हो रहा है, वो सब किस में आता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब देखिए नेग्लिजेंस के कुछ टाइप होते हैं। तो नेग्लिजेंस के जो टाइप होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। एक होता है एक्ट ऑफ, एमसीक्यू बना हुआ है, एक्ट ऑफ ओमिशन। एक होता है एक्ट ऑफ कमीशन। ये दो टर्म है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू बनता है व्हाट इज द ओमिशन एंड व्हाट इज द कमीशन, दोनों से एमसीक्यू बनता है, किसका पार्ट है और अनइंटेंशनल में या इंटेंशनल में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ओमिशन का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ वर्क, और काम भी कौन सा है, जो अप्रोप्रिएट है। तो क्या मीनिंग हो गया कि आपको फिजिशियन ने या फिर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कुछ काम करने के लिए दिया और आपने उस काम को यहाँ पे किया नहीं। ठीक है, काम का नहीं करना इसमें आता है ओमिशन के अंदर। और कमीशन के अंदर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कुछ वर्क दिया और आपने उसको गलत तरीके से किया, वो होता है कमीशन। ठीक है, देखो अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो इसको क्या बोलते हो, क्या बोलोगे, कमीशन। ठीक है, तो सी से आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या निकलेगा, कमीशन। और कमीशन से आपको इसको कोरिलेट कर दोगे करना से। ठीक है, नर्स कुछ ऐसा कर देती है जो उसको नहीं करना चाहिए, लाइक अपना अनइंटेंशनली। तो क्या समझ सकते हैं इसके अंदर, कमीशन के अंदर क्या समझ सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट वर्क। मतलब वर्क तो वो कर रही है मगर वो इनएप्रोप्रिएटली है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्ट ऑफ कमीशन। और जो वर्क ही नहीं कर रही है, जो उसका अप्रोप्रिएट वर्क है वो भी नहीं कर रही है, इनएप्रोप्रिएट तो छोड़ो, वो अपन बोलेंगे एक्ट ऑफ कमीशन के अंदर। तो एक्ट ऑफ ओमिशन का अगर आपको एग्जांपल चाहिए, तो फिजिशियन ने सपोज वाइटल साइंस को अगर आपको यहाँ पे असेस करने के लिए कहा और आपने वहां पे किया ही नहीं, आपका अप्रोप्रिएट वर्क है वाइटल साइन को असेस करना, आपने नहीं किया, तो आप पे जो है क्या लग सकता है, एक्ट ऑफ ओमिशन लग सकता है। नेग्लिजेंसी का आपके ऊपर टोट लग सकता है, अनइंटेंशनल टोट होता है। अगर आपने फिजिशियन ने आपको कहा कि वाइटल साइन को आपको असेस करना है और आप वाइटल साइन की जगह आप कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्ट ऑफ कमीशन। तो आपके लिए कमीशन का आपके एक्ट लग सकता है, और वो भी नेग्लिजेंस का ही एक टाइप होता है। तो दोनों यहाँ पे टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं क्या अपने अनइंटेंशनल टॉर्ट। अभी हम बात करेंगे अपने इंटेंशनल टॉर्ट की। तो एमसीक्यू का आंसर क्या निकला, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म्ड एज माल प्रैक्टिस। अभी क्या आता है अपना इंटेंशनल टॉर्ट। तो इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर क्या होता है कि हम जानबूझ के गलतियां करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंशनल टॉर्ट। तो इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आप क्या पढ़ते हो, असाल्ट, बैटरी, फ्रॉड, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। असाल्ट के अंदर तो क्या होता है, आप पेशेंट को आपको क्या दे रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, उसको आप डरा रहे हो, फिजिकली मेंटली सोशली कैसे भी आप कर रहे हो। बैटरी का मतलब हो गया आप उसको पेशेंट को टच कर रहे हो उसके बिना कंसेंट के। फ्रॉड का मतलब आप समझ सकते हो कि पर्पसफुल फॉल्स प्रेजेंटेशन करना, किसी के बारे में गलत बताना, ये सभी किसमें आ जाएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर क्या आता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर आप देख सकते हो लाइबल या फिर स्लेंडर। ठीक है, दोनों यहाँ पे टर्म किसके अंदर आती है, किसी की प्राइवेसी की अपन खराब कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर इन्वेज कर रहे हैं, तो अपन होता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। लाइबल का मतलब होता है कि रिटर्न के अंदर अपन लिख के किसी पर्सन की, क्लाइंट की या उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टी का अपन यहाँ पे प्राइवेसी उसकी खत्म कर रहे हैं, तो वो होता है रिटर्न के अंदर। स्लेंडर का मतलब होता है स्पोकन, बाय स्पीच या स्पोकन के द्वारा बोलने से उसकी अगर अपन प्राइवेसी या फिर उसकी इमेज को खराब कर रहे हैं, तो वो किस में अंदर आता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। टोट, टोट क्या होते हैं, कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक होता है टोट का, आगे से अपन टोट को कभी डिस्कस नहीं करेंगे नोट सेट तक। नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा,
अगर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर भी अगर एमसीक्यू पूछ ले आपको कि भाई लाइबल एंड स्लैंडर किसका टाइप है, तो ये होता है डिफेमेशन का। डिफेमेशन, ये ध्यान में रखना, डिफेमेशन उसके अंदर दो टाइप से कर सकते हैं, स्लैंडर एंड लाइबल। और इसके अंदर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर क्या कर सकते हो, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, tracheostomy is usually performed between the tracheal ring of the cartilage of। tracheostomy is usually performed between the tracheal ring of the cartilage। कहाँ पे करते हैं अपन tracheostomy, कौन से कार्टिलेज की ट्रेकियल रिंग के अंदर हम ट्रेकेस्टोमी को यूजुअली परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया और इमरजेंसी में करते हैं या फिर प्लांट करनी है या फिर हॉरिजॉन्टली करनी है तो वर्टिकल करनी है तो कहाँ करनी है, किस प्रकार से, ये नहीं पूछा है, बस आपसे सिंपल पूछा है कि ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं तो कहाँ पे मोस्ट कॉमनली कार्टिलेज के अंदर इसको किया जाता है। सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज, थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्टिलेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? तो यूजुअली परफॉर्म करते हैं अपन कहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज के अंदर। तो आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज के अंदर अपन मोस्ट कॉमनली अपन यहाँ पे ट्रेकोस्टोमी अपन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। किसी भी डिजीज की किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस प्रकार से उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, उनका स्टडी करना क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, या फिर कम्युनिटी। तो देखिए कम्युनिटी तो यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ पहले से ही। अब ये मैंने ऑप्शन में क्यों डाला, क्योंकि ये जो एमसीक्यू है डिट्टो आपके रायपुर एम्स के अंदर पूछा गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं सारे एमसीक्यू आपको सोल्व करवा रहा हूँ जो प्रीवियसली एम्स में एमसीक्यू आए हुए हैं वही एमसीक्यू, ठीक है। क्या अपन सोल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू में आपको सोल्व करवा रहा हूँ और जो लेवल जो है वो नोट सेट का रख रहा हूँ साथ साथ में। अब जैसे ये एग्जाम एमसीक्यू है तो आपको नोट सेट में देखने को मिल सकता है, किसमें, प्री के अंदर, और ये एमसीक्यू जो आपको केजीएमयू के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा लेवल केजीएमयू का प्री के लेवल का ही आपके रहने वाला है, ठीक है। तो मैं साथ साथ में आपको प्री भी पढ़ा रहा हूँ और मेंस के एमसीक्यूज भी अपन कवर करें। मेंस में किस प्रकार के होते हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आज के टॉपिक का फर्स्ट एमसीक्यू था वो एक सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू था, वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपने ड्रग दे दी तो अभी क्या क्या साइन सिम्टम आप देखोगे, तो वो तो आपके पास में पेशेंट होगा तभी देख पाओगे। और बाकी के इस प्रकार के और आपको एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो हमारी टेस्ट सीरीज है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। लाइव रैंकिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी, 4-500 स्टूडेंट्स के बीच में आपको लाइव रैंकिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है वो। तो देखिए स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, इसको बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये ब्रांच होती है किसकी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। इसके बाद में देखिए कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि एक तो कम्युनिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं समुदाय, कि भाई बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं समुदाय। मगर एक सब्जेक्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ये जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसके अंदर आप डील करते हो हेल्थ केयर इश्यूज से जो आपकी कम्युनिटी को अफेक्ट पहुंचाते हैं, उन इश्यूज की बात करते हैं किसके अंदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा एमसीक्यू था, सभी को पता ही था। नेक्स्ट एमसीक्यू,
A patient whose life is threatened and who is comatose is assumed to give what kind of consent for life sustaining treatment? एक पेशेंट है, उसकी लाइफ थ्रेटेंड है, मतलब लाइफ उसकी खतरे में है, और वो क्या है अभी, हु इज कोमाडोज इज एज्यूम्ड टू गिव, तो वो किस प्रकार का कंसेंट दे सकता है अपने लाइफ सस्टेनिंग, लाइफ जीवन बचाने के ट्रीटमेंट के अंदर? सिंपल सा एमसीक्यू, एक पेशेंट आपके पास में जिसकी लाइफ का खतरा है, जान का खतरा है, और वो भी कोमाटोज पेशेंट है, मतलब सही से पूरी फुल्ली यहाँ पे कॉन्शियस भी नहीं हो पा रहा है। मतलब कोमाटोज क्लाइंट किस प्रकार के होते हैं वो आप सभी को पता है। ग्लासको कोमा स्केल से अपन पता लगा सकते हैं कि भाई क्लाइंट की स्टेज क्या है। ठीक है, अज्यूम टू गिव व्हाट काइंड ऑफ कंसेंट। अब इस प्रकार के पेशेंट किस प्रकार का कंसेंट आपको दे सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट, डायरेक्ट कंसेंट और इनकरेक्ट कंसेंट। कंसेंट तो देखो लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना है हमें उसका, तो कंसेंट तो चाहिए। और यहाँ पे उसका कोई भी रिलेटिव वगैरह कोई नहीं है, और पेशेंट चाहता है कि वही कंसेंट दे, तो वो किस प्रकार का कंसेंट होगा? तो देखिए यहाँ पे जो कंसेंट लिया जाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट यहाँ पे लिया जाएगा। इम्प्लाइड कंसेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो क्या है, उसकी लाइफ थ्रेटेंड है, सबसे पहले बात। दूसरा, वो पेशेंट भी क्या है, कोमाटोज है। ठीक है, तो वो अपन उससे एज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारे पास में है, तो हम वो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, हॉस्पिटल के अंदर है तो वो तो अपना ट्रीटमेंट ही चाहेगा कि भाई लाइफ से उसको बचाया जाए, लाइक जो डेथ होने से उसको बचाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंसेंट काम में आता है वो कौन सा आता है? इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है कि अगर पेशेंट यहाँ पे वर्बली कंसेंट नहीं दे पा रहा है, या फिर वो कंसेंट किसी भी प्रकार से नहीं दे पा रहा, तो अपन क्या करते हैं, उसके फैमिली मेंबर से कंसेंट ले सकते हैं, या फिर पेशेंट अगर ओके है तो उससे भी अपन डायरेक्ट कंसेंट ले सकते हैं, उससे सिग्नेचर वगैरह, हम इम्प्रेशन वगैरह करवा के कंसेंट ले सकते हैं। उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये प्रोसीजर होने, इस प्रोसीजर की ये रिस्क है, इस प्रोसीजर में ये हानि आपके शरीर को पहुंच सकती है, या फिर आपकी कोई लाइक सर्जरी हो रही है तो आपको घाव बन सकता है, या फिर अनेस्थेसिया के भी कंसेंट होते हैं, लाइक स्पाइनल अनेस्थेसिया के कंसेंट देते हैं, तो हो सकता है कि भाई वहाँ पे पेशेंट का हेडेक, हाइपरटेंशन वगैरह ऐसी शिकायतें आगे फर्दर पोस्ट ऑपरेटिव में आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार का अपन कंसेंट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एंड इस सिचुएशन के अंदर जो कंसेंट लेना है वो होता है इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, तो इससे अपन पेशेंट के बिहेवियर से भी अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ वो कंसेंट दे रहा है कि आपको आगे फर्दर आप अपना काम शुरू कीजिए और उसकी जान बचाइए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। तो देखो, अगर आपको इसको डेफिनेशन चाहिए इम्प्लाइड कंसेंट की, तो अपन ये लिख सकते हैं, द क्लाइंट्स कोऑपरेशन, द क्लाइंट्स कोऑपरेशन विथ इंटरवेंशंस। जो भी अपन इंटरवेंशन कर रहे हैं लाइफ सेटलिंग सिचुएशन के अंदर, उसके ऊपर क्लाइंट का कोऑपरेशन मिल रहा है, तो वो एक प्रकार क्या होता है? इम्प्लाइड कंसेंट अपन उसको मान सकते हैं। विथ इंटरवेंशन टू एक्सप्लिट द गेस्चर ऑफ कंसेंट। इसको आप जो है वो एक प्रकार का कंसेंट का गेस्चर मानते हुए अपन इसको काम में लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कंसेंट। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट कंसेंट की। तो डायरेक्ट कंसेंट के अंदर क्लाइंट से अपन कंसेंट लेते हैं कि आपको ये करवाना है, नहीं करवाना है, तो इसके अंदर क्लाइंट को आंसर करना होता है यस कर दीजिए, या फिर डोंट मत करिए। ठीक है, यस और नो का यहाँ पे आंसर कर सकता है क्लाइंट, तो वो होता है डायरेक्ट कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म कंसेंट तब लेते हैं जब पेशेंट अंडरटेकिंग होता है रिस्क के, पेशेंट इज अंडरटेकिंग द रिस्क।
एंड अल्टरनेटिव्स एंड पॉसिबल बेनिफिट। कि भाई अपन उसको बताते हैं कि आपके ये प्रोसीजर होगा, अपन उसको ये भी बताते हैं लाइक किसी की आर्टरियल इंजरी हो रखी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में। किसी की आर्टरियल इंजरी हो रखी है, अपन उसका कंसेंट लेते हैं कि आपके आर्टरियल को वापस से कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। बट अगर वो ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, भाई ड्यूरिंग सर्जरी अपन देखते हैं, ओपन करते हैं वुंड वगैरह को, या फिर कई बार क्रश इंजरीज वगैरह रहते हैं तो उनके हैंड्स वगैरह एक्सट्रीमिटीज वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीवियरली डैमेज रहती है, ठीक है। तो अपन उसको बताते हैं भाई जब हम इसकी सर्जरी करेंगे तो हम देखेंगे कि वो रिपेयरेबल है कि नहीं है। उस कंडीशन में अगर रिपेयरेबल होगी तो हम कर देंगे, अगर रिपेयरेबल नहीं होगी तो आपका हैंड या फिर आपका जो एक्सट्रीमिटीज है उसको एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। मतलब अल्टरनेटिव्स, आप अल्टरनेटिव्स के लिए भी कंसेंट दे रहे हो, ठीक है। और पॉसिबल बेनिफिट आपको उससे क्या मिलेगा वो भी हम उसको उसके अंदर समझाते हैं। तो ये जो कंसेंट होता है वो होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आप पहले से उसको बता रखे होते हैं क्लाइंट को, ठीक है। डायरेक्ट कंसेंट की बात होगी, इम्प्लांट कंसेंट की बात होगी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात होगी, इनकरेक्ट कंसेंट ऐसा कुछ कंसेंट मैंने आज तक देखा नहीं है, ना मैंने सुना है कि भाई आप इनकरेक्ट कंसेंट ले रहे हो, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू बनता है सिनेरियो बेस या फिर प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू, मेंस के लेवल का आपका एमसीक्यू है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर रहे हो अपनी, जो अपनी बैड हैबिट्स है उसको आप छोड़ रहे हो, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हुआ? प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी प्रिवेंशन का, टर्सरी प्रिवेंशन का, या फिर प्राइमोडियल प्रिवेंशन का। तो देखो जब मैंने आपको प्रिवेंशंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि आपको इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं, खुद से ही देखने। तो खुद से जब आप एग्जाम्पल देखोगे फिर आप खुद से हमसे क्वेश्चन करोगे कि ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन कर रहा हूँ मैं। लाइक अगर कोई पर्सन है वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो वो उसको छोड़ रहा है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होगा कि वो अगर वो दूसरों को एजुकेट कर रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वगैरह होती है, तो वो वहाँ पे क्या आ गई, हेल्थ एजुकेशन आ गई। हेल्थ एजुकेशन किस में आती है? प्राइमरी प्रिवेंशन में। बट वो ये खुद के लिए कर रहा है, ठीक है। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर रहा है, जो बैड हैबिट्स है उनको वो छोड़ रहा है, तो वो प्रिवेंशन जो होता है सेल्फ प्रिवेंशन फॉर सेल्फ, ठीक है। प्राइमोडियल का मतलब होता है अपन खुद के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो खुद के आगे फ्यूचर में बेटरमेंट होगा, तो वो होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। और प्राइमरी प्रिवेंशन होता है दूसरों को एजुकेट करना उसके लिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खाओगे तो ये होगा। जब हम दूसरों को कहते हैं तो वो हो गया प्राइमरी। अगर वही चीज़ हम खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल किसका होता है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन का होता है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किसके लिए कर सकते हैं? अपन खुद के लिए कर सकते हैं, ठीक है। दूसरों को लिए तो अपन बोलेंगे कि भाई अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करो, तो वो एक हेल्थ एजुकेशन में चली गई फिर, ठीक है। तो वो वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट चेंज होकर वो किस में चला जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। ये होता है प्राइमोडियल में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनके एग्जाम्पल्स वगैरह आपको देखने हैं ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि इसमें क्या होना है। तो देखिए प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था सिगरेट स्मोकिंग कोई कर रहा था, ठीक है, उससे क्या हो सकता था? कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती थी। तो वो पर्सन क्या कर रहा है? रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर रहा है, सिगरेट पीना बंद कर दिया उसने। तो मतलब क्या हो गया? एक रिस्क फैक्टर कम हो गया, है कि नहीं? तो वो किस में आ जाएगा? प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। और देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है? एक्शन टेकन बिफोर डेवलप द डिजीज। डिजीज के होने से पहले ही अपन एक्शन ले रहे हैं, लाइक हेल्थ एजुकेशन वगैरह हो गई, प्रोटेक्शन वगैरह हो गया अपना। तो वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे अपन अर्ली डायग्नोस करेंगे पेशेंट का और जल्दी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ताकि वो डिसेबिलिटी हैंडीकेप वाली रेंज में ना पहुंचे। और टर्सरी प्रिवेंशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है? रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो ये चारों लाइंस आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर
समझ में नहीं आती तो आपको उसको रट लेना है। फिर आपको कोई भी ऑप्शन अगर आपको देखेगा, एग्जाम्पल कोई भी मिले आपको, तो आप आराम से इससे एमसीक्यू आप करेक्ट कर सकते हो। ये ध्यान में रखना, रिहेबिलिटेशन किस में करते हैं, टर्सरी लेवल के प्रिवेंशन में। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में रिहेबिलिटेशन में क्या फर्क होता है? तो देखो, डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब होता है कि आप पर्सन को डिसेबल्ड होने से बचा रहे हो। डिसेबल्ड का मतलब होता है कि पर्सन सही से अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल ना कर पा रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ये तो पर्सन डिसेबल्ड हो गया है। लाइक उसका चल पाना, ठीक है, वो पर्सन के पहले पैर थे, नॉर्मली वॉक करता था, एबल था, अब वो नॉर्मली वॉक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पैर किसी ना किसी प्रकार से, या फिर कोई एक्टिविटी की वजह से, या फिर कुछ भी हो गया उसके साथ में, पैर काम नहीं कर रहे हैं, पैरालिसिस हो गया, या फिर एम्पुटेशन हो गया पैरों का, तो वो क्या होता है, डिसेबल्ड हो गया। अब वो नहीं चल पाएगा, तो नहीं चल पाना इज ए डिसेबल्ड। ओके, अब वो नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह से उसको कोई काम नहीं देगा, तो वो होता है हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप और डिसेबल्ड के अंदर आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी आप देखो, एक कंडीशन होती है डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक हैंडीकैप वगैरह, वो सारा आपने लाइन देख पढ़ी होगी किस प्रकार से एक डिजीज से एक पर्सन हैंडीकैप बन जाता है। ओके, तो हैंडीकैप और डिसेबल्ड दोनों अलग अलग है। हैंडीकैप का मतलब होना कि वो अपना जीवन जीने के लिए कुछ काम का नहीं मिल पाना, उसको वो होता है हैंडीकैप। और डिसेबिलिटी होती है नॉर्मली अपने फिजिकल फंक्शंस को, या फिर अपने कामों को नॉर्मल जो पहले वो कर पा रहा था, लाइक अपनी दैनिक दिनचर्या वगैरह जो भी है, वो वहाँ पे फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो होता है डिसेबल्ड। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों वर्ड के अंदर आराम से मीनिंग समझ में आया हो। और इसी के साथ ही अपना आंसर भी क्या बन गया, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन एक अच्छा टॉपिक रहता है, हमेशा एग्जाम के अंदर एमसीक्यू इससे बनता ही है। ठीक है, चाहे आपको केजीएमयू के अंदर देखने को मिले, चाहे आपको यूपी पीएससी के अंदर देखने को, यूपी पीएससी के अंदर देखने को मिले, या फिर आपको एम्स के अंदर मिले, या फिर एम्स में भी कौन सा, प्री के अंदर। ठीक है, मेंस के अंदर शायद इस एमसीक्यू को ना पूछेंगे तो आपको टर्सरी प्रिवेंशन से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी से आपको पूछ सकते हैं, प्राइमोडियल का एमसीक्यू एम्स में प्रीवियस प्री एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडेक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इन चिल्ड्रन एज। किसी भी चिल्ड्रन के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस को इवैल्यूएशन करने के लिए क्या इंडेक्स बनाया गया है? एंथ्रोपोमेट्री, रेडियोमेट्री, बायोमेट्री, या फिर नेट्रोमेट्री? क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? किसी भी चिल्ड्रन का न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाने के लिए जो इंडेक्स बनाया गया है उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, इसके अंदर जो आंसर रहेगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस का आपको पता लगाना है, तो क्या रहेगा, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट। अपन एक एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट करते हैं जिसके अंदर अपन पेशेंट का क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं, पेशेंट की वेट देखते हैं, वहाँ पे पेशेंट का फैट देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो अपन देखते हैं, वो उससे उसका पता लगता है कि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। ठीक है, अगर कोई बच्चे का न्यूट्रिशन वीक रहेगा तो उसका डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलेगा, डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलेगा तो उसका वेट कम होगा। ठीक है, हाइट भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, बॉडी थिन रहेगी उसकी, मतलब फेट भी यहाँ पे कम रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्टेटस आपको पता लग सकता है किससे, इंडेक्स कौन सा है अपना, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट से आप ये पता लगा सकते हो। तो इसके अंदर होता क्या है, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में क्या आता है, देखो, बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा इसके अंदर, वेस्ट सरकमफ्रेंस आ जाएगा, और क्या देखने को मिल सकता है आपको, हिप सरकमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशियो। इनसे आप क्या पता लगा सकते हो, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर सकते हैं, और इससे आप न्यूट्रिशनल स्टेटस का आराम से आपको पता लग जाएगा बच्चे का। बच्चे का पूछा है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो, रेडियोमेट्री, बायोमेट्री, नेट्रोमेट्री, रेडियोमेट्री क्या होती है? तो रेडियोमेट्री के अंदर अपन क्या देखते हैं, पावर देखते हैं किसकी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी। ठीक है, असेस द पावर ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर देखना है आपको, असेस करना, तो किसमें करोगे आप? रेडियोमेट्री। बायोमेट्री के अंदर तो क्या होता है, स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं अपन बायोलॉजिकल डाटा का, स्टैटिस्टिकल एनालिटिक एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। नेट्रोमेट्री के अंदर क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लेंस, लेंस का जो स्पेरिकल एरिया है उसके ऊपर अपन असेसमेंट करते हैं, उसको अपन यहाँ पे मेजर करते हैं, तो वो किस में अपन करते हैं, नेट्रोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो ये तो बस कुछ है नहीं, बस आपका एमसीक्यू का डिस्ट्रक्टर है सारी, इनको ध्यान में नहीं रखना, बट पता होना चाहिए किसी की भी मीनिंग का। अगर आपको एंथ्रोपोमेट्री का नहीं पता होता तो आप नेट्रोमेट्री, न्यूट्रिशनल से नेट्रोमेट्री ऐसे जोड़ के क्या पता करेक्ट कर देते, इसलिए आपको मीनिंग सबका पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आप एक्सक्लूड करके इन सबको अपन यहाँ से बाहर निकाल सकते थे, मगर अपना आंसर क्या रहा, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।